हेलो दोस्तों, अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति नोट्स की बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः तीन नामों का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः तीन नामों का प्रयोग होता है। तो पहला सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। राय बहादुर किन्होंने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंट गोमरी जिले में वर्तमान साहिवाल में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिले के वर्तमान में क्या कहते हैं साहिवाल में स्थित है। जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले में स्थित है। जबकि मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध के लड़काना लड़काना जिले में स्थित है। अब पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो ये पूछ सकता है कि किन्होंने पिगट महोदय किन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो पिगट महोदय। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा कहाँ से है? हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधी नदी के दाहिने तट पे है। तो ये क्या है? हड़प्पा है रावी नदी के बाएं तट पर है। ठीक है, हड़प्पा बाएं तट पे है, तो मोहनजोदड़ो क्या है? दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में क्या है? द है। इस तरह से अब याद कर सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में क्या है? द है, तो दाहिने दाहिने में भी द है। तो इस तरह से आप इंटर रिलेट कर सकते हैं कि मोहनजोदड़ो किससे है? सिंधु नदी के दाहिने तट पर है, जबकि हड़प्पा क्या है? रावी नदी के बाएं तट पर है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता दिया। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम क्या दिया? सिंधु सभ्यता दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये इस सभ्यता में मुख्यतः सिंधु नदी और सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। इसी चलते इस नदी का नाम क्या पड़ा? इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। अब यहाँ पे रेडियो कार्बन C14, रेडियो कार्बन से हम पुराने मतलब चीज़ों की, जो बहुत पुरानी चीज़ों की आयु निकालते हैं। तो यहाँ रेडियो कार्बन जो C14 जैसे नवीन विश्लेषक पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। ठीक है, बहुत सारी किताब में 2400 ईसा पूर्व दिया है, लेकिन बहुत सारी किताब में 2300 ईसा पूर्व भी दिया गया है। तो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इसकी मतलब हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति मानी गई है। लगभग मतलब ये संस्कृति 600 सालों तक थी, जो सर्वाधिक मानी है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की राजधानी मिस्र की जो सभ्यताएं थी उनकी समकालीन थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है कि विभिन्न विद्वानों ने सिंधु सभ्यता की तिथि का निम्नलिखित किया था। पहला जॉन मार्शल ने इनका तिथि माना 3250 से 2750। अर्नेस्ट मैको ने माना 2800 से 2500 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप वत्स ने माना है 3500 से 2500 ईसा पूर्व। गैर ने माना है 2350 से 1700 ईसा। ठीक है, मार्टिमर हिलर ने माना है 2500 से 1700 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस ने माना है 200 से 1500 ईसा पूर्व। अब तक की सभ्यता के अब यहाँ पे अब तक की सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो अभी तक की सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान, जो भारतीय उपमहाद्वीप का भाग है, भारत का भाग था। पाकिस्तान में पंजाब में मिला, सिंध में मिला, बलूचिस्तान में मिला। भारत में कहाँ? पंजाब में मिला, गुजरात में मिला, राजस्थान में मिला, हरियाणा में मिला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिला है, जम्मू कश्मीर में मिला है, पश्चिमी महाराष्ट्र में मिला। पश्चिमी महाराष्ट्र में कहाँ मिला है? दैमाबाद में मिला है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूर्व स्थल की बात करते हैं, वेस्टर्न साइड में। ये कहाँ है? सुतका गैंडोर में है। सुतका गैंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में है। पूर्वी पूर्व स्थल की बात करते हैं तो ये कहाँ है? आलमगीरपुर में। आलमगीरपुर कहाँ है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तरी पूर्व स्थल की बात करते हैं, नॉर्थ में कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, आइए, हाँ, पूर्वी आलमगीरपुर कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे हैं। और ये सुतका गेंडोर कहाँ है? दास नदी के किनारे, दास नदी के किनारे हैं। ठीक है, ये दक्षिणी पूर्व स्थल की बात करते हैं तो ये कहाँ है? दैमाबाद महाराष्ट्र में। दक्षिणी पूर्व स्थल की बात करते हैं तो कहाँ है? दैमाबाद
महाराष्ट्र में। इसका आकार कहाँ है? त्रिभुजाकार। इसका आकार कहाँ है? त्रिभुजाकार। इसका आकार कहाँ है? त्रिभुजाकार। तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये विकसित है। तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये क्या विस्तृत है। अब यहाँ प्राप्त साक्ष्य से ये ज्ञात होता है, प्राप्त साक्ष्य से यह ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक विस्तृत प्रजाति की थी। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक विस्तृत प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियाँ थीं। तो इसमें थे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जो कॉकेशियन थे, ठीक है, भूमध्यसागरीय थे, अल्पाइन थे, और चौथा मंगोलॉइड थे। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्यसागरीय थे। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी कहाँ के थे? तो भूमध्यसागरीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार क्या हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने इन्हें क्या माना है? तो आर्य माना है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने इन्हें आर्य माना है। गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिमर हिलर ने इन्हें सुमेरियन माना है। गॉर्डन चाइल्ड एंड मार्टिमर हिलर ने इन्हें सुमेरियन माना है। राखालदास बनर्जी ने इन्हें द्रविडियन माना है। राखालदास बनर्जी ने इन्हें क्या माना है? द्रविडियन माना है, ठीक है। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई है, सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई है उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला क्या है? केंद्रीय नगर था, तटीय नगर था जिसे पतन नगर कहा जाता है, यानी यहाँ पे पोर्ट थे, जहाज, पानी के जहाज यहाँ रुकते थे, और अन्य नगरों को इसमें थे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसांश जो ध्वंस अवशेष थे के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी थी। हड़प्पा के टीले या ध्वंस अवशेष थे उनके विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी थी। वर्ष 1920-21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मोंटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रखी रावी नदी के तट पर स्थित रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्ष 1920-21 वर्ष 1920-21 और वर्ष 1933-34 में माधव सरोवत्स ने वर्ष 1920-21 और 1933-34 में माधव सरोवत्स ने वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीलों को नगर टीला कहा जाता था। हड़प्पा से जो प्राप्त 2 टीले थे तो पूर्वी टीलों को क्या कहा जाता था? नगर टीला। तथा पश्चिमी टीलों को क्या कहा जाता था? दुर्ग टीला। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीलों को नगर टीला और पश्चिमी टीलों को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ से क्या है? 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले कैनागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले कैनागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के समान आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसे समाधि 837 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम के स्थित दुर्ग टीले के व्हीलर ने माउंट एवी की संज्ञा दी गई है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन भी बने मछुआरे का चित्र है। शंख का बना बैल है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा है। जिसे उर्वरता की देवी माना जाता है। पीतल का बना इक्का है। इक्का है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे हैं। गेहूं तथा जौ के दाने के अवशेष प्रमुख हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पे स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। हड़प्पा की खोज 1921 में सर दयाराम साहनी ने किया था। तो इन्हें मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है तो बृहद स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर है तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर और गहराई 2.3 मीटर है, ठीक है। ये विशाल स्नानागार की बात करते हैं। ये विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए ये विशाल स्नानागार है धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था, ठीक है।
मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो अभिलेख युक्त मोहरे सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अभिलेख युक्त मोहरे सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत क्या है? विशाल स्नानागार है। विशाल मोहनजोदड़ो की अनागार है। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत क्या है? विशाल अनागार है, जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 इंटू 23.70 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। ये संभवतः ये पुरोहित वास्ता है। यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा होगा। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता क्या थी? उसकी सड़कें थी। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता क्या थी? उसकी सड़कें थी। मुख्य सड़क कितना था? 9.15 मीटर। मुख्य सड़क क्या था? 9.15 मीटर लंबा चौड़ी थी। 9.15 मीटर क्या थे? चौड़ी थी, ठीक है, जिसे राजपथ कहा जाता था। 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे राजपथ कहा जाता है। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को काटते हुए नगर को अनेक वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी, ठीक है। सड़कों को एक दूसरे के समकोण पर काटने के कारण इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया है। ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया है। जो मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीला को क्या कहा जाता है? स्तूप टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीला को क्या कहा जाता है? स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीला को एक स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष थे, उसमें कांसे की बनी नृत्य रत्न नारी की मूर्तियाँ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की जो बनी थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्य रत्न नारी की मूर्ति थी, जो पुजारी योगी की मूर्ति थी। मुद्रा पे अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति थी। कुंभकारों के 6 भट्टे थे। कुंभकारों के कितने भट्टे थे? तो 6 भट्टे थे। यहाँ पे सूती कपड़ा था, हाथी का कपाल खंड था। गले हुए तांबे के ढेर थे। सीपी की बनी हुई पटरी थी। अंतिम स्तर पर बिखरे हुए और कुएं से रत्न कंकालें, घोड़े के दांत और गीली मिट्टी पर कपड़े के साँच मिले हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्हुदाड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में एमजी मजमूदार ने की थी। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्हुदाड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एमजी मजमूदार ने की थी, ठीक है। वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया था। मजमूदार और मैके ने किया था, ठीक है। यहाँ सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त प्राक मतलब हड़प्पा संस्कृति के पहले जिसे झुग्गोर और झांगर संस्कृति भी कहते हैं, जिससे झुग्गोर और झांगर संस्कृति कहते हैं कि अवशेष मिले हैं। संभवतः ये चन्हुदाड़ो क्या था? एक औद्योगिक केंद्र था, जहाँ मणिकारी मोहर बनाने भार माप के बटखारे बनाने का काम होता था। ठीक है। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाने मिला है। मैके को यहाँ से क्या मिला है? तो मनके बनाने का कारखाना यानी बीट फैक्ट्री मिल रहा था, भट्टी प्राप्त हुई थी। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना बीट फैक्ट्री तथा भट्टी प्राप्त हुई। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी खिलौना और कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पक्षी हैं। सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि हैं। चन्हुदाड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला। चन्हुदाड़ो के यहाँ एकमात्र पुरास्थल है। यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। यहाँ पे गुजरात में बात करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने किया था। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिम एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना और अन्य
वस्तु के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। नगरीय और अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल क्या था, एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए। यहाँ से फारस की मुद्रा सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता है जहाज़ों की गोदी। लोथल जहाज़ों की गोदी यानी डॉकयार्ड है। यहाँ लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता है जहाज़ों की गोदी। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, जैसे धान और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मूर्तियाँ, 3 युगल समाधियाँ कहाँ मिले हैं? तो लोथल में मिले हैं। लोथल में ही युगल सावधान के अवशेष मिले हैं। युगल सावधानी ही मतलब सती प्रथा का अवशेष भी लोथल से ही मिला है। सती प्रथा का अवशेष भी कहाँ से मिला है? तो लोथल से ही मिला है। सती प्रथा का अवशेष भी कहाँ मिले हैं? तो लोथल से मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़, कालीबंगा है जो राजस्थान के हनुमानगढ़, पुणे में जो हनुमानगढ़ जिला है गंगानगर का भाग था, ये जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। इस स्थल की खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने वर्ष 1961 में वीवी लाल एवं वीके थापर ने उत्खनन आरंभ किया था। यह पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिमी दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सिंधु घाटी के नीचे प्राक सिंधु संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा भवन क्या होते? कच्ची ईंटों के बने थे। जबकि कालीबंगा भवन क्या बने थे? कच्ची ईंटों के बने हुए थे। अब यहाँ पे है कि पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, पक्की ईंट थे इनका प्रयोग केवल नालियों, पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और स्नानागार बनाने का में ही किया जाता था। नाली बनाने में, कुआं बनाने में, स्नानागार बनाने में ही किया जाता था। यहाँ से जुते हुए खेत के साथ मिले कहाँ? ठीक है, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के सामान यहाँ से 2 टीलों में मिले हैं। जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की स्थिति ये टीला बड़ा पूर्व की ओर स्थित ये टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की ओर स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा में जूते खेत के साथ मिले हैं। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। पश्चिमी टीलों को कालीबंगा प्रथम नाम दिए गए हैं। यहाँ से भूकंप का सच मिला है। दुर्गा या गढ़ी वाले टीले के दक्षिण अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड था, कुआं था, पक्की ईंटों से बना एक आयताकार गढ़ था जिसमें पशुओं की हड्डियां थीं। दूसरे चबूतरे में 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। यहाँ से सेलखड़ी और मिट्टी के मोहरे और मृदभांड के टुकड़े मिले। तथा मिट्टी के टुकड़े और मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। अब यहाँ पे कहा जाता है धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। धोलावीरा क्या है? धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967 में इसकी खोज JP जोशी ने की थी। वर्ष 1967 में इसकी खोज JP जोशी ने की थी। वर्ष 1990-91 के दौरान RS विष्णु द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। ये नगर आयताकार बना हुआ था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य और निचला भाग में विभाजित किए गए थे। किला, मध्य नगर और निचला भाग में विभाजित किया गया। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। अब यहाँ पे सुरकोटदा का है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी और आवास क्षेत्र में विभाजित है। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश संवर्धन के साक्ष्य मिले। कलश संवर्धन मतलब शव के साथ कलश रखे जाते थे। यहाँ घोड़े के कुछ
सुरकोतला में घोड़े की उच्च हड्डियों के साथ मिले हैं। ऐसे मतलब माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, पर सुरकोटगा में घोड़े की हड्डी के कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दैमाबाद है। दैमाबाद की बात करते हैं तो देमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के तट पर है। देमाबाद महाराष्ट्र के अहमद नदी की जिले में प्रवरा नदी यानी ये गोदावरी नदी का एक सहायक नदी है, ठीक है, के किनारे पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। सिंधु सभ्यता का एक है सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए, यहाँ से क्या है मेन है, यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य साढ़ गेंडे की आकृतियाँ प्राप्त हैं। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य साढ़ गेंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुछ मृदभांड मिले हैं। सिंधु सभ्यता सिंधु लिपि के एक मोहर में है। सिंधु लिपि के एक मोहर में दस्तरी में प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। यह नवंतिम शोध के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। ये नवंतिम शोध के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। यहाँ रोपड़ की बात करते हैं तो रोपड़ सतलज नदी के रोपड़ की बात करते हैं तो सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नंबर क्या है? आधुनिक नाम रूपनगर है। रोपड़ से क्या हो गया? रूपनगर। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा वर्ष 1953-56 के दौरान यक्षनवा ने इसकी खुदाई करवाई थी। यहाँ से मृदभांड मिला है। सिलखड़ी के स्टेलाइट के मोहर मिले हैं। चट के बटखारे मिले हैं। एक छुरा मिला है। तांबे के वानाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का सच मिला है। कहाँ से? तो रोपड़ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों को बना दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ पर रंगपुर की बात करते हैं तो रंगपुर कहाँ गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। रंगपुर कहाँ गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा है और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है ये लोग चावल बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। ये लोग क्या थे? चावल बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों से संबंधित नदी की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों से संबंधित नदी की बात करते हैं तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे? तो रावी नदी। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे? तो सिंधु नदी। हड़प्पा कहाँ है? तो रावी। मोहनजोदड़ो कौन है? सिंधु। कालीबंगा की बात करते तो घग्गर। कालीबंगा की बात करते तो घंगर। कालीबंगा की बात करते तो घंगर। लोथल की बात करते तो भोगवा। लोथल की बात करते तो भोगवा। रोपड़ की बात करते तो सतलज। रोपड़ की बात करते तो सतलज। मांडा की बात करते तो चेनाब। मांडा की बात करते हैं तो चेनाब। देमाबाद की बात करते तो परवरा। देमाबाद की बात करते हैं तो परवरा। देमाबाद की बात करते तो परवरा। देमाबाद की बात करते हैं तो परवरा। ठीक है, आलमगीरपुर की बात करते थे हिंडा नदी। आलमगीरपुर की बात करते थे हिंडा नदी। सुतका गैंडोर की बात करते हैं तो दास्त और दास्क नदी। सुतका गैंडोर की बात करते हैं तो दास्त और दास्क नदी। भगवानपुरा की बात करते हैं तो सरस्वती नदी। भगवानपुरा की बात करते हैं तो कौन है? सरस्वती नदी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृदभांड एवं मनके मिले हैं। यहाँ से खुदाई में क्या मिले हैं? मृदभांड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर यहाँ पे कुछ बर्तनों पर त्रिभुज मोर गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज मोर गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कि हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। हुलास कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके चूड़ियाँ खिलौना गाड़ी आदि मिले हैं। सिंधु लिपि एक ठप्पा का भी सच मिला है। सिंधु लिपि एक ठप्पा का भी सच मिला है। देसलपुर में एक रक्षा प्राचीर मिला। देसलपुर में एक रक्षा प्राचीर मिला है। अभी यहाँ सुतका गैंडोर स्थित। अब यहाँ पे सुतका गैंडोर की बात करते थे। सुतका गैंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दस्त या दास नदी के किनारे मिला। दस्त या दास नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1927 में ऑरेनस्टीन ने की थी। इसकी खोज 27 में ऑरेनस्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित है। इसका दुर्ग क्या था? एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित है। यहाँ से मृदभांड मिला है। एक ताम्र निर्मित बानाग्र मिला है। ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े मिले हैं। तिकोने टिकरे मिले हैं तथा मिट्टी के चूड़िया के अवशेष मिले हैं। सुतका गैंडोर सुतका गैंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान के दस्त या दास नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1927 में की गई थी। RL स्टीन ने की थी।
इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित है। यहाँ से मृदभांड, एक ताम निर्मित बानागर और ताम निर्मित ब्लेड के टुकड़े मिलते हैं तथा तिकोना टेकरा और मिट्टी के चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे जो सोतका सुद गेंडोर के पूर्व में स्थित है। ठीक है, वर्ष 1962 में इसकी खोज डेल्स द्वारा की गई थी। वर्ष 1962 में इसकी खोज डेल्स द्वारा की गई थी। यहाँ से 2 टीलों में जिसके आकार सुद का गेंडोर इसके यहाँ से 2 टीलों में जिसके आकार सुद का गेंडोर जैसे ही है। यहाँ पे बात करते हैं कि बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। बलूचिस्तान बलूचिस्तान के दक्षिण पूर्ववर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हैं। इसकी जो नगर योजना थी सुनियोजित थी। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का जबकि नालियों के निर्माण में पट्टियों का निर्माण होता था। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ का सबसे उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ से हजारों की संख्या के सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। बनावली, अब यहाँ पे बनावली जो है हरियाणा के फतेहाबाद बनावली कहाँ है तो हरियाणा के फतेहाबाद पूर्व में हिसार का भाग था। पूर्व में कहाँ हिसार भाग था तो हिसार का भाग था जिले में स्थित है। वर्ष 1973-74 में आरिस बिस्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन कराया गया। इस यहाँ से संस्कृति के 3 स्थल प्रकाश में आए हैं: प्राक सिंधु, विकसित सिंधु, उत्तर सिंधु। प्राक सिंधु, विकसित सिंधु, उत्तर सिंधु। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित करती थी। यहाँ से मुहरे, बटखरे, लाजवर्द, कार्नेलिया के मन के और हल्की आकृति मिले हैं। खिलौने मिले हैं। तांबे के वाहनागर आदि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, भगवानपुर जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के किनारे तट पर स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे तट पर स्थित है। ठीक है, जेपी जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। जेपी जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। और यहाँ के प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि हैं। ठीक है, यहाँ पे मांडा है जो जम्मू एवं कश्मीर में चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। मांडा जम्मू एवं कश्मीर की चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोशी तथा मधुवाला द्वारा कराया गया था। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोशी तथा मधुवाला द्वारा कराया गया था। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं। पहला है कि प्राक सिंधु, विकसित सिंधु और उत्तरकालीन सिंधु। प्राक सिंधु, विकसित सिंधु, उत्तरकालीन सिंधु। यहाँ से मिट्टी की टिकरी, हड्डी के नुकीले बानागर, चट ब्लेड, कांस्य निर्मित पेंचदार पिन तथा एक आधी उधेरी मोहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हैं। 125 क्या है? मानव समाधान प्राप्त हैं जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। रेगिस्तान होता है। सुमेरिया सभ्यता के लोग थे प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करते थे। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कि खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया गया है। लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता क्या थी? मातृसत्तात्मक थी। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता की थी क्या थी? मातृसत्तात्मक थी। सिंधु लोग क्या थे? शाकाहारी थे। सिंधु लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। जो सिंधु लोग हैं शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके जो वस्त्र क्या थे? ऊनी और सूती दोनों प्रकार के थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। अब यहाँ पे जो कंठहार है, कर्णफूल है, कड़ा है, भुजबंद है, अंगूठी है, हंसली है, करधानी आदि हुसन पहने जाते थे। नौसारे से स्त्रियों की मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले। जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सिंधु काल में पासा प्रमुख खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या था? गेहूं और जौ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या था? गेहूं और जौ था। रंगपुर से धान की भूसी, रंगपुर से धान की भूसी। लोथल से चावल के अवशेष मिले, लोथल से क्या मिले? चावल के अवशेष मिले। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले, लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेष से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। यहाँ के निवासी क्या थे? कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सिंधु निवासियों ने कपास की खेती का सर्वप्रथम सिंधु निवासियों ने कपास की खेती आरंभ किया था। सर्वप्रथम सिंधु निवासियों ने कपास की खेती आरंभ किया था। भारत से कपास कहाँ गई? यूनान गई। भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से जाने जाते थे। जिसे यूनानी ने क्या थे? हिंडन, यानी सिंधु नदी का वो सिंडन कहते थे, उसी से इन्होंने हिंडन, ठीक है, नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का आरंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती कहीं 2500 ईसा पूर्व के लगभग में शुरू की गई है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगन सुरकोटका के पस्थलों से कुबड़ाकार ऊँट का जीवाश्म मिला है। कुबड़ाकार ऊँट का जीवाश्म मिला है। सुरकोटका लोथल कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। सुरकोटका लोथल कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ मिले हैं, जबड़े में आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण से मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण से लिपटा हुआ सूती धागा, मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण से लिपटा हुआ सूती धागा और कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल और मोहनजोदड़ो में मन के बनाने का कार्य होता था। लोथल और मोहनजोदड़ो में मन के बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग। लोथल तथा बालाकोट क्या था? सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लोथल तथा बालाकोट क्या है? सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे हम बात करते थे प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल की बात करते हैं। प्रमुख धातु और प्राप्ति स्थल की बात करते हैं तो कच्चा माल और प्राप्ति स्थल तांबा है खेतरी राजस्थान और बलूचिस्तान में। तांबा खेतरी राजस्थान और बलूचिस्तान में। लाजवर्द तुर की बात करते हैं बद्स अफगानिस्तान। लाजवर्द मध का फिरोजा टीन की बात करते हैं तो कहाँ से आता है? ईरान से। फिरोजा टीन कहाँ से आता है? ईरान से। चांदी बात करते हो राजस्थान की जावर अजमेर खानों से। अफगानिस्तान और ईरान से आता है। राजस्थान की जावर अजमेर खानों से, अफगानिस्तान में ईरान से। शीशा की बात करते तो अफगानिस्तान और अजमेर से आया था। अफगानिस्तान और अजमेर से। शिलाजीत कहाँ से आया था? तो हिमालय से। शिलाजीत कहाँ से था? हिमालय से। गोमित की बात करते हैं गुजरात से। गोमित की बात करते हैं गुजरात से। अब सिंधु निवासी का आंतरिक एवं वायु व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिंधु निवासी का जो आंतरिक और बाह्य व्यापार था, सिंधु निवासी का आंतरिक और बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था, ठीक है। सिक्कों का प्रचलन नहीं था। यहाँ पे सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। लोथल और मोहनजोदड़ो से हाथी के दांत के बने तराजू के पलड़े मिले। लोथल और मोहनजोदड़ो से हाथी के दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके बाट, अब यहाँ पे उनके बाट मुख्यतः क्या होते थे? घनाकार होते थे। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट क्या होते? बेलनाकार होते थे, ढोलाकार होते थे, वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ये ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन और मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। अब यहाँ पे मेलुहा की पहचान क्या है? तो मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। मेलुहा की पहचान किससे की है? तो सिंध क्षेत्र से की है। दिलमुन की पहचान, यहाँ पे दिलमुन की पहचान, मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारिस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। दिलमुन की पहचान फारिस की खाड़ी से बहरीन से की गई है। सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को, सुमेरी जो अभिलेख है दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान कहा गया है। सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान कहा गया है, या सूर्योदय का क्षेत्र कहा गया है, हाथियों का देश कहा गया है। साफ सुथरे नगर का स्थान, सूर्योदय का क्षेत्र, हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता, मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की आकृति से पता चलता है। मिस्र के साथ, यहाँ पे मिस्र के साथ जो व्यापारिक संबंध का पता है लोथल से प्राप्त मम्मी की आकृति से चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंधु सभ्यता में मूर्तिकला, सिंधु सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभान कला आदि के उन्नत होने का प्रमाण मिलता है। सिंधु सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभान कला आदि के उन्नत होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई जिसमें शरीर भेड़ का और मस्तक सुरदार हाथी का है, जिसमें शरीर भेड़ का और मस्तक क्या है? सुरदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियाँ लुप्त मोमिया मधुच्छेष्ट विधि से बनाई जाती हैं। धातु मूर्तियाँ लुप्त मोमिया मधुच्छेष्ट विधि से बनाई जाती हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त
नर्तक की कांस्य मूर्तियाँ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से, यहाँ पे लोथल से कुत्ते और कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। लोथल से कुत्ते और कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चंद्रधारा से प्राप्त इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी की मूर्तियाँ लेखनी है। चंद्रधारा से प्राप्त इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी की मूर्तियाँ लेखनी है। मृण मूर्तियाँ पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। मानव मूर्तियाँ अधिकतर स्त्रियों की है। मानव मूर्तियाँ अधिकतर स्त्रियों की हैं। सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि संध्या काल में सर्वाधिक मुहरें किसकी बनी होती है? तो सेल खड़ी की बनी होती है। संध्या काल में सर्वाधिक मुहरें किसकी बनी होती है? सेल खड़ी की बनी होती है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी होता है, चौट होता है, गोमेद तथा मिट्टी आदि की बनी मुहरें मिली हैं। अधिकांश मुहरें क्या होते हैं? वर्गाकार चौकोर क्या होते थे? अधिकांश मुहरें जो होते थे वर्गाकार चौकोर के होते हैं, किंतु कुछ मुहरें घनाकार होता था, गोलाकार होता है, बेलनाकार होता था। कुछ घनाकार गोलाकार बेलनाकार होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बेल का है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बेल का है। उसके बाद कुवड़ बेल का है। सबसे अंकन किसका है? एक श्रृंगी वन हॉर्न बैल का है। फिर उसके बाद एक कुवड़ वाला बैल का है। उसके बाद कुवड़ वाला बैल का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर क्या है? बाघ है। उस योगी के दाईं ओर क्या है? बाघ है। उस योगी के दाईं ओर बाघ है। बाघ और हाथी है। बाघ और हाथी कहाँ है? दाईं ओर है। बाईं ओर क्या है? गेंडा और भैंसा है। बाईं ओर क्या है? गेंडा और भैंसा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में बात करते हैं। लेफ्ट में क्या है? तो गेंडा है, यानी राइनोसोरस है। लेफ्ट में गेंडा है, राइनोसोरस है, और भैंसा है, बुल है, एलवीआर। ठीक है, और राइट साइड की बात करते हैं। तो राइट साइड में क्या है? बाघ है, टाइगर है, हाथी है, एलिफेंट है, आरटीई। ठीक है, यहाँ पे योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। यहाँ पे योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। योगी के सिर पर एक यहाँ यह क्या है? एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके तीन मुख है। इसके क्या है? तीन मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबोधित किया है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। यहाँ पे सेंधव मृदभांड है, मुख्यतः यहाँ पे लाल या क्या है? गुलाबी रंग के हैं। सेंधव जो मृदभांड है यहाँ पे लाल या गुलाबी रंग के हैं। ठीक है, कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंग कर काली रेखा चित्र सेंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं के चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, कुछ बर्तनों पर मोर है, हिरन है, कछुआ है, मछली है, गाय है, बकरा है, पीपल है, नीम है, खजूर है, केला आदि का अंकन है। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरन, पशुपति महादेव के जो है वो उसके दाई और बाघ और हाथी मिले हैं। राइट साइड में क्या मिले? टाइगर और एलिफेंट मिले, RTE। राइट साइड में क्या है? टाइगर और एलिफेंट मिले हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, RTE। ठीक है, तो बाई और यहाँ पे क्या मिला है? गेंडा और भैंस चित्रित किए गए। तो लेफ्ट साइड में क्या है? LRB। तो राइनोसोरस और क्या है? तो बुल, भैंसा मिला है। दो हिरन भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण तथा इसके तीन मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबोधित किया है। ठीक है, सेंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। सेंधव मृदभांड है मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंग कर काली यहाँ पे क्या है? कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए। कुछ बर्तनों पे मोर हैं। हिरन, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सेंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तारियाँ, थालियाँ आदि हैं प्रमुख हैं। ठीक है, यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की पूजा एक प्रमुख पूजा थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकला एक पौधा दिखाया गया। संभवतः यह देवी
धरती की मूर्ति थी। समति यह देवी धरती की मूर्ति थी जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे। समति यह देवी धरती की मूर्ति जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे। ये तथा इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस किया करते थे। के लोग नील नदी की देवी आइसिस की किया करते थे। मातृदेवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सिंधु निवासी पशु पक्षियों वृक्षों आदि की भी उपासना करते थे। सिंधु निवासी पशु पक्षी वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल कालीबंगा और बनावनी के प्रस्थलों से अग्नि कुंड और यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। यह लोथल कालीबंगा और बनावली के पूर्वस्थलों से अग्निकुंड तथा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। इसमें क्या है, उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। किंतु इसके कालीबंगा में शव क्या थे, कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर में होते थे, दक्षिण उत्तर में दफनाए जाते थे। रोपड़ में पश्चिम पूर्व में होते थे। लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कालीबंगा में सब के हैं तो दक्षिण उत्तर दक्षिण, रोपड़ में पश्चिम पूर्व, लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर में मिले हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण कहाँ मिले हैं, तो बहावलपुर में मिले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत है। बाढ़ किन्होंने किया, मार्शल ने, मेकेन और एसआर राव ने कहा था कि सिंधु सभ्यता का विनाश किसी कारण व बाढ़ के कारण हुआ। किन्होंने कहा, मार्शल, मेके और एसआर राव। आर्यों के आक्रमण की बात करते तो उन्होंने किसने किया आर्यों के आक्रमण की बात किसने की, तो गॉर्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर एंड स्टुअर्ट पिगट। ठीक है, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो किसने किया है, आर एल स्टाइन है, अमरानंद घोष। आर एल स्टाइन और अमरानंद घोष। भूतात्विक परिवर्तन की बात करते हैं तो एम आर साहनी। भूतात्विक परिवर्तन की बात करते हैं तो एम आर साहनी, एस टी लैम्ब्रिक, जी एफ डेल से है। महामारी की बात करते हैं तो के यू आर कनेडी है। अदृश्य काज की बात करते हैं तो एम दिमित्रे हैं। अब यहाँ पे है कि मानव समाज पहला है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी संस्कृति से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। वृषभ मुद्रा कहाँ प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से। वृषभ मुद्रा कहाँ प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशेषता दिखाई गई वो अपूर्व है, मतलब अतुल। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के दूसरों मोहरों पर नहीं मिलता है, तो बैल का था, हाथी का भी था, भेड़ का भी था, घोड़ा का नहीं है। तो चूँकि वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में लोग घोड़ा से उतना प्रचलित नहीं थी। सिंधु घाटी के कुछ स्थलों पर घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा के मोहरों पर नहीं मिलता है। उनका अंकन हड़प्पा के मोहरों पर नहीं मिलता है। अब यहाँ पे किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, तो पहला है कि शेर है, घोड़ा है, गाय है, हाथी है। तो आपको बताए थे कि DBTRE डियर, हिरन, बी से बुल, भैंसा, टी से टाइगर, बाघ, आर से राइनोसोरस, ई से एलिफेंट। तो यहाँ घोड़ा भी है, गाय किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी से सभ्यता से प्राप्त नहीं है, तो शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। गाय के भी कहीं कुछ जगहों पे अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन शेर के अवशेष कहीं भी प्राप्त नहीं हुए। घोड़ा, हाथी के भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्ष के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों को सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि दी है। ठीक है, दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बाघ और चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख होता है, किंतु शेर का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। शेर का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। गाय का मतलब कहीं कहीं पे मिल जाता है, और मतलब घोड़े का भी अवशेष कहीं कहीं किसी जगह पे मिला, लेकिन शेर का अवशेष कहीं भी नहीं मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से, कालीबंगा से। कहाँ से हुई है, तो कालीबंगा से। तो कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त क्या मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। इसके तो मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। अब एक क्वेश्चन है 78 कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी की तट पर बसी है। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है। तो नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता बसी है, तो मिस्र की सभ्यता यहाँ पे है कि यहाँ क्वेश्चन में कि मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता के आधार थे। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता के आधार थी। मिस्र की नील नदी का हम मिस्र को क्या कहा जाता है, नील नदी को उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में ये भूभाग रेगिस्तान हो जाता है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मिस्र कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी समकालीन सभ्यताएं कहाँ हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ, भारत। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ, इराक थी। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है, तो पहला क्या है, एजटेक। एजटेक, फिर माया सभ्यता, एजटेक सभ्यता, माया सभ्यता, फिर मुएस्का सभ्यता, इंका सभ्यता है। एजटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। एजटेक सभ्यता का विस्तार कहाँ था, एजटेक सभ्यता का विस्तार की बात करते हैं तो एजटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और उत्तरी कोस्टारिका तक का क्षेत्र शामिल है। उत्तरी कोस्टारिका तक का क्षेत्र शामिल। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मेक्सिको में मध्य मेक्सिको में। माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिण भाग अर्थात दक्षिण मेक्सिको, यहाँ पे क्या है, दक्षिण मेक्सिको से होकर क्या है, दक्षिणी ग्वाटेमाला। दक्षिण मेक्सिको से होकर कहाँ है, दक्षिणी ग्वाटेमाला। अब यहाँ पे बेलीज है, ठीक है, बेलीज है, अल सल्वाडोर है एवं होंडुरास तक थे। इसके अलावा मुस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत है, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्यूटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। उत्तर से दक्षिण इस प्रकार है। पहला एज़टेक है, फिर माया है, मुएस्का है तथा इंका है। एज़टेक है, माया है, मुएस्का है तथा इंका है। तो इसका विकल्प डी सही होगा, लिखें। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने की सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, कौन सी थी, तो सुमेरियन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में सुमेरियन सभ्यता के लोग, यहाँ के अगर बात करते हैं कि सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करते थे। हाँ, तो सबसे पहले लिपि आविष्कारता कौन थे, तो सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। इनकी प्रारंभिक का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि है को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। ठीक है। वैदिक काल की बात करते हैं। वैदिक काल, ठीक है। वैदिक शब्द क्या है, वैदिक शब्द किससे बना है, वेद से बना। वैदिक शब्द किससे बना है, वेद से बना है। वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। भारत में सिंधु संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ इसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं। भारत में सिंधु संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द, यहाँ पे जो आर्य शब्द है भाषा सूचक है। आर्य शब्द क्या है, भाषा सूचक है। आर्य शब्द क्या है, भाषा सूचक है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। जिसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति की बात करते हैं तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना कर वैदिक रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। ठीक है। आर्यों के मूल निवास का स्थान के लेकर मतभेद हैं। ठीक है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार अपने व्यक्त किए हैं। अब यहाँ पे आर्यों का मूल निवास स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे आर्यों के मूल निवास स्थान की बात करते हैं तो कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र का विद्वान क्या है, एल डी कल है। कश्मीर तथा
हाँ, कश्मीर तथा हिमालय अथवा हिमालय क्षेत्र एलडी कल की बात करते हैं। ब्रह्मर्षि देश की बात करते हैं तो पंडित गंगानाथ झा। ब्रह्मर्षि देश की बात करते हैं तो पंडित गंगानाथ झा। सबसे आंध्र प्रदेश की बात करते हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। सबसे आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। देविका प्रदेश की बात करते हैं तो डॉक्टर डी एस त्रिवेदी। देविका प्रदेश की बात करते हैं तो डॉक्टर डी एस त्रिवेदी। दक्षिणी रोज की बात करते हैं तो गॉर्डन चाइल्ड। दक्षिणी रोज की बात करते हैं तो गॉर्डन चाइल्ड। मध्य एशिया की बात करते हैं तो मैक्स मिलर। मध्य एशिया की बात करते हैं तो मैक्स मिलर। उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं तो पंडित गंगाधर तिलक। उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं तो पंडित गंगाधर तिलक। तिब्बत की बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती। तिब्बत की बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती। जर्मनी की बात करते हैं तो हार्ट एंड पैंक। हार्ट एंड पैंक। जर्मनी की बात करते हैं तो हार्ट एंड पैंक। हंगरी गर्ल्स यानी आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में। कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र ये किसने बताया तो एल डी कल ने बताया। ब्रह्मर्षि देश किसने बताया तो पंडित गंगानाथ झा ने। सब सिंधु प्रदेश किसने बताया डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने बताया। देविका प्रदेश मुल्तान की बात करते थे इन्हें किसने बताया डी एस त्रिवेदी ने बताया। दक्षिण रूस की बात करते थे इसे किसने बताया गॉर्डन चाइल्ड ने बताया था। ठीक है। मध्य एशिया की बात करते थे इसे किसने बताया मैक्स मुलर ने बताया। उत्तरी ध्रुव की बात करते थे पंडित बाल गंगाधर तिलक ने बताया। तिब्बत की बात करते थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया। जर्मनी की बात करते तो हार्ट एंड पेंका ने बताया। हंगरी की बात करते थे किसने बताया गर्ल्स ने बताया था। ठीक है। अब यहाँ पे वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। वैदिक काल को कितने का हम भागों में विभाजित किया जाता है तो दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है ऋग्वैदिक काल तथा ऋग्वैदिक काल को कहते हैं क्या कहते हैं पूर्व वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को क्या कहते हैं पूर्व वैदिक काल। इसका ईस्वी क्या है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 पूर्व। यहाँ पे क्या उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 से क्या है 600 ईसा पूर्व। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक काल का इतिहास क्या है पूर्णतः किससे प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है। अब ऋग्वैदिक काल मतलब ऋग वैदिक काल का इतिहास किससे तो ऋग्वैदिक नाम ही है तो ऋग्वेद से प्राप्त होगा। ऋग्वैदिक में लोहे का उल्लेख नहीं है। ऋग्वैदिक में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में किसका मिलता है तो लोहे का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा और सबसे पूर्व में क्या है गंगा है। सबसे पश्चिम में क्या है कुभा जैसे अभी काबुल बोलते हैं। पूर्व में क्या है गंगा। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियाँ हैं कुरमु कुभा गोमती और स्वास्ति का उल्लेख मिलते हैं। कुरमु कुभा गोमती और स्वास्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सब सिंधु प्रदेश सब सिंधु ऋग्वेद में सब सिंधु की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियाँ हैं सरस्वती। नदियों का नाम क्या है सप्त मतलब 7 नदियाँ होती हैं। तो ये नदियाँ सरस्वती है विपाशा है प्रश्नी है वितस्ता है सिंधु है शतुद्री है यह है अस्किनी है। सरस्वती है विपाशा है प्रश्नी है वितस्ता है सिंधु है शतुद्री है अस्किनी है। ऋग्वेद में यमुना नदी की 3 बार ये ऋग्वेद में अब बात करते हैं कि ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिला। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिला है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद्वृधा का उल्लेख में इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद्वृधा का उल्लेख मिला है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिला है। किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिला है तो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। जबकि अगर बात करते हैं ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन थी जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी क्या थी सरस्वती थी। जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी क्या थी सरस्वती थी जिसे माते तमा या देवी तमा या नदी तमा कहा जाता है। जिसे माते तमा देवी तमा नदी तमा कहा जाता है। माते तमा मतलब माते नदी तमा मतलब नदियों में प्रमुख कहा गया है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण क्या क्या है हिरण्यानी कहा गया है। सिंधु नदी को इसके आर्थिक महत्व के कारण क्या कहा गया है हिरण्यानी कहा गया है। ठीक है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण क्या कहा गया हिरण्यानी कहा गया तथा इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई। इसके गिरने की जगह कहाँ बताया गया है परावत अर्थात अरब सागर बताएंगे। गंगा यमुना के दोआब जो गंगा यमुना के दोआब मतलब गंगा यमुना के बीच के जो जगह है हम उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने क्या क्या है ब्रह्मर्षि देश का है। ठीक है। आर्यों ने हिमाचल और विंध्याचल के बीच के नाम को क्या रखा मध्य देश रखा। विंध्याचल हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का जो जगह था उस स्थान का मध्य देश नाम रखा। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया जिसे आर्यावर्त कहा जाता था। 1400 ईसा पूर्व में बोगचकोई जो एशिया माइनर है
अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवी देवताओं जैसे इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र हैं, नासत्य हैं का उल्लेख मिलता है। तो ये बोगज को ही ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। बोगज को क्यों क्या कहा जाता है, एशिया माइनर कहा जाता है, उनमें ऋग्वैदिक काल के देवताओं का वर्णन है। ठीक है, अब यहाँ ऋग्वैदिक काल की नदियों की बात करते हैं। तो इस पे हमने एक ट्रिक बनाया है, आप ट्रिक्स को देख सकते हैं। ठीक है, अस्कनी अस्किनी प्राचीन नाम क्या है अस्कनी, अब नया नाम क्या है, चीनाव है। अस्किनी है तो नया नाम क्या है, चीनाव है। विपाशा की बात करते तो व्यास है, विपाशा की बात करते तो व्यास है। परुष्णी की बात करते तो रावी है, परुष्णी की बात करते तो क्या है, रावी है। ठीक है, वितस्ता की बात करते हैं तो झेलने में, वितस्ता की बात करते हैं तो झेलने में। कुभा किसे कहा जाता है, तो काबिल को कहा जाता है। कुभा किसे कहा जाता है, तो काबिल को। कुरुमु तो कुर्रम हो जाता है, क्रुमु है तो कुर्रम हो जाता है। गोमती है तो गोमल हो जाता है, गोमती है तो गोमल हो जाता है। सुवास्तु की बात करते हैं, सुवास्तु की बात करते हैं तो सुवास्त है, सुवास्तु की बात करते हैं तो स्वात है। सदा नीला की बात करते हैं तो गंडक है, सदा नीला की बात करते हैं तो गंडक है। सुतुद्री की बात करते हैं तो सतलज है, सुतुद्री की बात करते हैं तो सतलज है। दृष्टवती की बात करते हैं तो घाघर है, दृष्टवती की करते हैं तो घाघर है, दृष्टवती की बात करते हैं तो घाघर है। ठीक है, अब यहाँ वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है, श्रुति भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है, तो श्रुति। वैदिक साहित्य को श्रुति कहा है, वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है, श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। भारतीय साहित्य में वेद क्या है, सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है, यानी 3 वेद होते हैं। त्रयी मतलब 3 हो गया, वेद त्रयी मतलब तीन तीन वेद होंगे। हाँ, और अथर्ववेद क्या होता है, लास्ट में आता है। प्रत्येक वेद के 4 प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक वेद के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। प्रत्येक बात के 4 भाग होते हैं, इन्हें क्या कहता है, संहिता कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ है, इन्हें 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक के उपस्थित। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। और यहाँ पे कितने, अगर बात करते हैं कि कितने सूक्त हैं, तो 10,028 सूक्त हैं। 10 मंडल हैं, 10,028 सूक्त हैं। और 10,552 ऋचाएँ हैं, 10,552 ऋचाएँ हैं। 10,017 सूक्त सकल में, 10,017 सकल में, 11 सूक्त बाल खिली में है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद, यहाँ पे ऋग्वेद के जितने हैं, ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऋग्वेद के मंडल और उसके रचयिता की बात करते हैं। ऋग्वेद के मंडल और उसके रचयिता की बात करते हैं। तो प्रथम मंडल के रचयिता कौन है, मधुछंदा और मेघातिथि। मधुछंदा और मेघातिथि। द्वितीय मंडल के लेखक कौन है, गृहसम्मत। द्वितीय मंडल के लेखक कौन है, गृहसम्मत। तृतीय मंडल के लेखक कौन है, विश्वामित्र। तृतीय मंडल के लेखक कौन है, विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल के लेखक कौन है, वामदेव। चतुर्थ मंडल के लेखक कौन है, वामदेव। पंचम मंडल के लेखक कौन है, अत्रि। पंचम मंडल के लेखक कौन है, अत्रि। षष्ठम मंडल के लेखक कौन है, भारद्वाज। षष्ठम मंडल के लेखक कौन है, भारद्वाज। सप्तम मंडल के लेखक कौन है, वशिष्ठ। सप्तम मंडल के लेखक कौन है, वशिष्ठ। अष्टम मंडल के लेखक कौन है, कनव और आंगिरस। हाँ, अष्टम मंडल के लेखक कौन है, कनव और आंगिरस। नवम मंडल के लेखक कौन है, सोमदेवता अनि ऋषि। नवम मंडल के लेखक कौन है, सोमदेवता अनि ऋषि। दसम मंडल के लेखक कौन है, बिमदा इंद्र सची और बिमदा इंद्र सची और। अब यहाँ पे ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो तृतीय मंडल में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो तृतीय मंडल में उल्लेख है। इसके रचनाकार कौन है, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है, विश्वामित्र हैं। गायत्री, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र। ये सविता यानी सूर्य देवता, ये सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। ऋग्वेद के जो 9वें मंडल हैं, इसमें सभी 114 सूक्त किसको समर्पित है, तो सोम को समर्पित है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों को उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। प्रारंभ की बात करते हैं तो हम 3 वर्णों का ही उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ था। शूद्र शब्द का उल्लेख, अगर बात करते हैं कि शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ था। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था, होता कहा जाता था।
यहाँ पे ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो होता कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो होता कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे ऐतरेय और कौशितकी की बात करते हैं। तो ऐतरेय कौशितकी ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद के दो ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ थे। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं थी, 21 शाखाएं थे। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं थे, तो 21 शाखाएं थे। ऐतरेय ब्राह्मण में सुना सप आख्यान का वर्णन मिलता है। सुना सुप आख्यान का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब यजुर्वेद की बात करते हैं। तो यजुर से यज्ञ हो गया, जो यजुर से यज्ञ हो गया। यजुर्वेद में 17 कर्मकांड वर्णित है। 17 कर्मकांड, ये वेद गद्य और पद्य दोनों में दोनों में ये वेद हैं, जो गद्य और पद्य दोनों में है। ये वेद गद्य और पद्य इन दोनों में है। ठीक है, अभी यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं, अर्धवायु कहा जाता है। यजुर्वेद के कर्मकांड को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, अर्धवायु कहा जाता है। यजुर्वेद के कर्मकांड को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो अर्धवायु कहा जाता है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद जो पद और गद्य दोनों हैं,